हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो हम लोगों को जो है आज क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? लैंगिक जनन। कल हम लोगों ने देखा जीवों में जनन, जनन के महत्व और अलैंगिक जनन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है पुष्पों में होता है और उस श्रेणी के जानवरों में होता है। पादप में भी उस श्रेणी के जो प्लांट है वो क्या होते हैं? पुष्प धारण करते हैं, उसमें फूल होता है, वो पुष्पी पादप होते हैं। तो आज हम लोग जो है देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और उसके बाद जो है मानवों में जनन, उसके बाद देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन क्या शुरू करते हैं? लैंगिक जनन शुरू करते हैं। तो लैंगिक जनन किस में होता है? उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। तो उच्च श्रेणी के जीवों में जो पादप है, पादप भी आ जाता है। तो पादप में भी ये होता है, पादप में भी ये होता है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्लाइड को थोड़ा जूम करते हैं और जूम करने के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ जो अपने को देखना है, अपने को पढ़ना है, वो क्या है? वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की एक प्रक्रिया है, जनन की एक विधि है जिसमें एक नर और एक मादा आपस में अपने अपने जनन कोशिकाओं को सम्मिलित करके, निषेचित करके, उसको फ्यूज करके क्या करता है? आगे की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। तो लैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचित होता है और उसके बाद आगे जनन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो एक होता है नर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। नर युग्मक जनन कोशिका जो होता है, उस जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मक क्या है? यहाँ नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु। क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। और मादा युग्मक जो है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। पुष्पों में भी कुछ इस तरह का ही संरचना होता है। जब हम लोग पुष्पी पौधे का जिक्र करते हैं तो वैसा पौधा जो पुष्प को धारण करता हो, जिसमें पुष्प लगता हो। पुष्प क्या है? तो पुष्प एक जनन अंग है। पुष्प क्या है? तो पुष्प एक जनन अंग है। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? युग्मन होता है, संयोग होता है, उससे निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो आगे भ्रूण का विकास होता है और फिर संतान की उत्पन्न होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लांट जो है दो प्रकार का होता है। प्लांट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक जो होता है, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर हो, जिसमें क्या हो? फ्लावर हो। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जिसमें फ्लावर हो, जो क्या करता हो? पुष्प को धारण करता हो। जो क्या करता हो? पुष्प को धारण करता हो, उसको हम लोग कहते हैं पुष्पी पादप। क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं अपुष्पी। अपुष्पी, जिसमें पुष्प नहीं लगता है, जिसमें पुष्प नहीं लगता है, जिसमें पुष्प नहीं लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपुष्पी पादप कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अपुष्पी पादप को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पुष्पी पादप को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पुष्पी पादप को पढ़ेंगे। अब पुष्पी पादप में क्या होगा? पुष्प होगा। क्या होगा? पुष्प होगा। पुष्प का क्या मतलब होता है? पुष्प का मतलब हो गया फूल। क्या मतलब हो गया? फूल। फूल क्या है?
तो फूल एक तरह का जनन अंग है। पुष्प का क्या, पौधा का क्या है, जनन अंग है। पौधा का क्या है, जनन अंग है। एक पुष्प में दो चीज होता है मुख्य रूप से, एक जनन भाग होता है और दूसरा उसका क्या होता है, सहायक भाग होता है। क्या होता है, सहायक भाग होता है। जनन भाग में दो भाग होता है मेन रूप से। एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होता है, जनन भाग में आता है। बाकी जो सहायक भाग होता है, सहायक भाग में क्या आता है, तो सहायक भाग में आता है दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो ये हो गया जनन भाग। मेन रूप से यही जिम्मेवार होता है जनन के लिए और उसके सहायता के लिए ये होता है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिगर पे बिना देर किए हुए। ठीक है, फिगर पे आ जाते हैं। अब पुष्प का भी प्रकार होता है, पुष्प का भी प्रकार होता है। पुष्प दो प्रकार का होता है। पुष्प कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, एक ऐसा पुष्प होता है जिसमें या तो नर भाग पाया जाता है या तो मादा भाग पाई जाती है, और एक पुष्प ऐसा होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। अगर एक पाया जाता है या तो नर या तो मादा, तब उसे कहते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब दोनों लिंग पाया जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर में ऐसा होता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पुष्पों के प्रकार, पहला है उभयलिंगी, इसे हम लोग द्विलिंगी भी कहते हैं। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है। उदाहरण देखिए, सरसों और गुड़हल। सरसों और गुड़हल जो है वो पादप का उदाहरण है, उसके फूल में ये दोनों पाए जाते हैं। अब दूसरा है एक लिंगी पुष्प, जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसमें स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित होता है, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, जैसे पपीता, तरबूज। इसलिए सलाह दिया जाता है कि जब भी आप पपीता का पौधा लगाइएगा तो कम से कम 2 पपीता का पौधा लगाइए आसपास, 1-2 मीटर के दूरी पे। ये नहीं कि एक ही पपीता लगा दिए और इंतज़ार कर रहे हैं फलने का फूलने का, तो संभव नहीं है। तो हमेशा 2 लगाइए। अब बिना देर किए हम लोग आ जाते हैं चित्र पे। ये है ये पुष्पी फ्लावर के पुष्प का चित्र। ये अनुदैर्घ्य काट है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक पुष्प का सचित्र वर्णन करें, तो 2 नंबर आपको चित्र से मिलेगा और 3 नंबर वर्णन से मिलेगा। तो ध्यान से इसको देखिए, जो इसको ध्यान से देखिएगा इस तरह का चित्र बनाइएगा और नंबर को पाइएगा। जो नहीं देखिएगा उससे एग्जाम में ये छूट सकता है, मिस हो सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं डंठल। क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं। इससे ये किस में जुड़ा रहता है, ये तना में लगा रहता है, ये टहनियों में लगा रहता है। इसके आगे जाइएगा तो 1 नंबर का पार्ट है ये, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये पूरे के पूरे दलपुंज को क्या करता है, सजो के रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, व्यवस्थित रखता है। ठीक है, उसके आगे आप बढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, दलपुंज मिलेगा। ये जो अलग अलग कलर का आप अलग अलग पौधे में देखते हैं, इस तरह का संरचना, इस तरह का आप संरचना देखे होंगे। फिर इधर ऐसे खिला हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। उस चीज़ को कहा जाता है दलपुंज। क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। पंखुड़ी को ही हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग पेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है ये सहायक है। ये क्या है, सहायक है। ये दोनों क्या करता है, जनन
की प्रक्रिया को संपन्न करवाने में मदद करता है। एक तो बाह्य पुंज है जो पुष्प को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। ये जो पार्ट है जिस पे ये पुष्प धारण करके रखता है अपने आप, उसको कहते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन को चारों ओर से घेरे हुए रहता है बाह्य दलपुंज। और दलपुंज क्या करता है, मधुमक्खियों को, भौरों को, तितलियों को, इंसानों को, जानवरों को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि वो रंग बिरंगी कलर होती है दलपुंज की, वो मनोहर होता है, मनमोहक होता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और उस दरमियान जब वो हिलता डुलता है, उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है, तब जाके परागण की क्रिया हो पाती है। तो प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से जो है इन चीज़ों को गढ़ा है। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। हम लोगों का जो मेन पार्ट है, मेन भाग है, वो क्या है, तो एक है स्त्री केसर और दूसरा है पुंकेसर। एक है स्त्री केसर और दूसरा है पुंकेसर। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग इस पे आ जाते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर पे। ठीक है, जो चित्र में आपको दिख रहा है, चित्र थोड़ा सा ज़्यादा सघन है, इसमें आपको स्पष्टता से नज़र नहीं आता होगा। इसका जो फिगर है वो हम आपको यहाँ बना देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये पार्ट देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये किस चीज़ का पार्ट है, तो ये पार्ट है स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। ये कौन सा पार्ट है, तो ये फीमेल पार्ट है। ये फ्लावर का कौन पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ये सबसे ऊपर होता है, ये टॉप पार्ट है। ये क्या है, टॉप पार्ट है। ये रिसीवर का काम करता है, ये परागकण को रिसीव करने का काम करता है। ये दूसरा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये तीसरा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाणु यहीं पे पाया जाता है, बीजांड, और बीजांड के अंदर ही क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, इसलिए इस पार्ट को अंडाशय कहते हैं। ये जो है पुष्प का क्या है, ये पुष्प का जो है मादा अंग है, ये पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, सारी क्रिया यहीं पे संपन्न होती है। निषेचन, परागण के बाद निषेचन, और निषेचन के बाद भ्रूण का विकास यहीं संपन्न होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट यहीं बना के आपको दिखाते हैं ताकि किसी तरह का कोई समस्या ना हो। चले आइए अब दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये मेल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट में एक पार्ट ये होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इस वाले पार्ट को कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये सम्मिलित रूप से एक क्या है, अनुदैर्घ्य काट है, पुष्प का चित्र है। इस पार्ट को और इस पार्ट को जब मिला देंगे तो हमारा जो जनन का अंग है, जनन का भाग है, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी सहायक में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आता है। बाकी जो ये देख रहे हैं आप, ये वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ये सब स्त्री केसर का पार्ट है। पुंकेसर में परागकोश और पुतंतु या तंतु आता है। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो आपको लॉलीपॉप के जैसा दिख रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट जो है क्या है, मेल पार्ट है। और ये जो आपको ऐसा दिख रहा है हाथ जोड़े हुए पूरा का पूरा, ये पार्ट फीमेल पार्ट है। और दोनों तरफ चित्र में हम आपको दिखाए हुए हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया। अब बीज का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा पुष्पों में परागण की क्रिया। परागण क्या है, तो परागण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हवा के द्वारा, कीट पतंग के द्वारा, तितलियों के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, जानवर इंसानों के द्वारा। ठीक है, परागकण कहाँ, परागकण जो है उड़ के कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर आता है। कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर आता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। और परागण के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला चीज़, बीज का निर्माण कैसे होता है, एक नंबर में पराग कोश में उत्पन्न परागकण। तो परागकण क्या है, तो परागकण जो है एक तरह से कोशिका है। एक तरह से क्या है, कोशिका है। कैसा कोशिका है, तो जनन कोशिका है। इसके अंदर ही पाया जाएगा क्या, जनन कोशिका पाया जाएगा। ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जंतु के द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है, जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पर आ जाए, मेल पार्ट का जो सेल है वो उड़ के फीमेल पार्ट पे आ जाए, तब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। और हिंदी में इसे कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब एक ही पुष्पों में होता है, अगर वो पुष्प कैसा है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तब परागण होता है, तब उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। अगर पुष्प क्या है, असेक्सुअल है, ठीक है, पुष्प यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, तब दो अलग अलग पुष्पों में ये होता है, तब उस चीज़ को हम लोग कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागनली कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागनली कहते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना इस तरह का संरचना होता है। और जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, परागकण आता है, तो परागकण को बीजांड तक पहुँचाने के लिए, परागकण को बीजांड तक पहुँचाने के लिए एक परागनली की निर्माण होती है, जो रसायना अनुवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, और वो ये परागकण इसी परागनली के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाता है, बीजांड तक पहुँच जाता है। तीसरी बात क्या है, अंडाशय के अंदर एक नर और एक मादा युग्मक का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक कहाँ होता है, परागकण में होता है। और मादा युग्मक जो है अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है। और दोनों आपस में मिलता है, दोनों आपस में क्या करता है, मिलता है। मिलने की इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मनज कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप ही युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है आपस में फ्यूज करके एक नया संरचना का निर्माण किया। चौथे नंबर पे युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में ये बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और यही बीज पुनः क्या करता है, आगे संतति उत्पन्न करने के लिए, पौधे उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होता है। और पांचवा, अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। फूल के अन्य भाग क्या होता है, झड़ जाते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज ये सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। सिर्फ पुष्पासन रहता है और उसके ऊपर फल जो है विकसित हो जाता है और फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए। उसके बाद देखिए हम लोग स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये संरचना है। देख लीजिए, ये संरचना है। वर्तिकाग्र से
परागकणों का अंकुरन तक पहुंचने की ये प्रक्रिया है, ये संरचना है, कैसे ये यहाँ तक पहुंचती है देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये है परागकण। परागकण जो ये कोशिका है, मेल कोशिका है, जनन कोशिका है, और ये कहाँ पे आ पहुँचा, ये वर्तिकाग्र पे आ पहुँचा। वर्तिकाग्र रिसीवर का काम करता है, और जैसे ही इस पुष्प को लगता है कि ये मेरे ही पुष्प का परागकण है, ये क्या करता है, इसके लिए एक नली का निर्माण करता है। जो नली यहाँ होते हुए कहाँ तक आती है, बीजांड द्वार तक आती है। कहाँ तक आती है, बीजांड द्वार तक आती है। और ये बीजांड द्वार तक ले आती है किस चीज़ को, परागकण को। और उसी परागकण में क्या होता है, नर युग्मक होता है, और यहाँ पे मादा युग्मक होता है अंड कोशिका के रूप में। और ये दोनों आपस में क्या करता है, मिल जाता है, AN और AN। एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ न्यूक्लियस किस चीज़ का, तो मेल का। यहाँ किस चीज़ का, फीमेल का, क्योंकि जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम होता है, वो हैप्लोइड होता है, अर्धसूत्री होता है, तो उसमें एक एक ही होते हैं गुणसूत्र, और इस तरह से 2 बन गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका जायगोट। क्या बन गया, जायगोट बन गया। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और ये मिलने की जो ये प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देख लीजिए, तो ये पूरा का पूरा पार्ट अंडाशय का पार्ट है। किसका पार्ट है, अंडाशय का पार्ट है। और ये बीजांड के अंदर की संरचना है, जहाँ बीजांड के बीच में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है, और दोनों छोर पे 3-3 कोशिकाएं होती है, जिसमें कि एक छोर पे जो है एंटीपोडल सेल्ड होता है, प्रति व्यासांत कोशिका होता है, और दूसरे छोर पर अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है। ये आगे की क्रिया है जो आपको क्लास 10th में पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। ये बीजांड की संरचना है। बीजांड के एक सिरे पर इस तरह से 3 कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है, 3 कोशिका, और बीच में 2 केंद्रक वाली एक कोशिका होती है। यहाँ पे जो है अंड कोशिका होती है, और यहाँ पे 2 सहायक कोशिका होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक केंद्रक है और ये एक केंद्रक है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसमें क्या होता है, 7 कोशिका होता है बीजांड में, और 8 केंद्रक होता है, 8 केंद्रक होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब न्यूक्लियस देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस वाला ये संरचना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये क्या है, तो ये अंड कोशिका है। इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एग कहते हैं। इसी एग का क्या होता है, मेल के साथ फ्यूजन होता है, मेल के साथ निषेचन होता है, तब जाके ही किसका निर्माण होता है, तब जाके ही बीज का निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है। और उस सीड में खाने वाला जो होता है वो ये ध्रुवीय केंद्रक से बनता है। भ्रूण का निर्माण जो होता है ये ध्रुवीय केंद्रक से बनता है। और इस ध्रुवीय केंद्रक या भ्रूण को विकसित होने के लिए पोषण जो है इस कोशिका से मिलता है, प्रति व्यासांत कोशिका से मिलता है। 10 क्लास के बाद जब आप 12th में जाएंगे तब इस चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ इसको इतना बताना सही नहीं है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए, इस चीज़ को देख लिए। तो 2 बार निषेचन होता है, पुष्प में 2 बार निषेचन होता है। कैसे 2 बार निषेचन होता है उस चीज़ को हम दिखाते हैं आपको, यहीं पे देख लीजिए। एक बार तो निषेचन ये हो गया, ठीक है, एक बार निषेचन ये हो गया।
एक बार निषेचन ये हो गया, ये जो ये एग है, ये एग किसके साथ, ये जो पोलन ग्रेन उसका जो मेल पार्ट है उससे फ्यूज करके सीड का निर्माण करवाया, जो n+n=2n हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंलयन कहते हैं। दूसरी बार जो निषेचन होता है 2n, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है उसके साथ परागकण में 2 न्यूक्लियस वाले 2 कोशिका होते हैं, तो ये 3 हो जाता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। तो यहाँ होता है पहला निषेचन, यहाँ होता है दूसरा निषेचन, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। 2 बार होने के कारण इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। चलिए उस चीज़ को भी हम लोग चित्र के सहारे से देख लेते हैं, चित्र के सहारे से देख लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं। तो एक बार निषेचन होगा जब बीज का निर्माण होगा, और दूसरे बार जब निषेचन होगा तब भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ठीक है, और 2 बार निषेचन के बाद पूरा का पूरा जो है ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। चलिए हम लोग द्विनिषेचन एक बार पुनः देख लेते हैं चार्ट के मदद से। तो युग्मक संलयन, सत्य निषेचन इसी को कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलके संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है, और ये युग्मनज पुनः वृद्धि और विकास करके भ्रूण का निर्माण करता है। ये हो गया पहला, इसे हम लोग कहते हैं द्विसंलयन। क्या कहते हैं, द्विसंलयन, इसे हम लोग द्विसंलयन कहते हैं। पुनः बीजांड में त्रिसंलयन होता है, जिसमें कि एक नर युग्मक द्विध्रुवी कोशिका के दोनों केंद्रकों के साथ, दोनों न्यूक्लियस के साथ त्रिसंलयन करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है, और इसी से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। कोई भी बीज में जो खाने योग्य पदार्थ होता है, खाने वाला, ठीक है, पदार्थ होता है, वो भ्रूणपोष ही होता है, उसी का निर्माण होता है। और वही बीज जब अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद कुछ दिन तक जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, जब तक उसकी पत्तियां डेवलप नहीं होती है, तो ये भ्रूणपोष ही उसको क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ताकि अंकुरित होकर वृद्धि करके एक पौधा बन सके। ठीक है, चलिए एन का मतलब हुआ अगुणित हेप्लॉइड गुणसूत्र, मतलब एकल सेट। 2n का मतलब हुआ द्विगुणित डिप्लॉइड गुणसूत्रों का 2 सेट, और 3n का मतलब हुआ त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड गुणसूत्रों का 3 सेट। ऊपर वाले क्रिया में एक एक जो है सेट मिलके 2 सेट बनाया, और नीचे वाले में 2 सेट और 1 सेट मिलके 3 सेट का निर्माण किया, जो आप आगे समझेंगे विस्तार से 12th में। ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक है मानव में प्रजनन। तो मानव में प्रजनन जो है हम लोग कल शुरू करेंगे, मानव प्रजनन पे हम लोग कल आएंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मानव प्रजनन। आज हम लोग देखिए पौधों में कैसे प्रजनन होता है, पौधों में जो पुष्पी पादप है, जो द्विलिंगी है, जो एक लिंगी है, उसमें कैसे होता है, कैसे परागण की क्रिया होती है, और कैसे 4-5 स्टेप में ये सारी चीज़ें संपन्न होती है। तो इस वीडियो को देखिए, इससे कम से कम तो 10 नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है। एक पुष्पी पौधे का चित्र बनाना है, पुष्प का चित्र बनाना है, सचित्र वर्णन करना है, परागण 2 नंबर का, परागण किसे कहते हैं, परागण के जो कारक है वो क्या है, और स्वपरागण पर परागण क्या है। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो 5-7 क्वेश्चन अराइज होता है, और जिससे लगभग 10 से 15 नंबर का मार्किंग हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, इसका लाभ लीजिएगा। चलिए यूं ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो इसके हकदार हैं। किसी भी तरह के समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए पुनः मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ, जो क्या है, मानव प्रजनन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।